तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनोल के नाइट्रीकरण की। तो यहाँ आपके पास में एक फिनोल के अणु में पेरा स्थिति पर NO2 समूह लगा हुआ है, यानी पेरा नाइट्रोफिनोल आपको यहाँ पर दिया गया है। यह यौगिक पैरासिटामोल, जो कि फीवर में प्रयोग होने वाली एक टेबलेट है, इसके निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका निर्माण हम फिनोल के नाइट्रीकरण द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फिनोल की संरचना को अगर देखें तो फिनोल बेंजीन रिंग में एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो एकाकी युग्म है, यह एकाकी युग्म इन पाई बंध के साथ संयुग्मन में होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर अनुनाद होगा। अनुनाद संरचनाएं बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन से एकाकी युग्म इस तरफ शिफ्ट होगा तो बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध है, यह वियोजित होगा और इस कार्बन के ऊपर इस तरह से ऋणावेश उत्पन्न होगा। ऑक्सीजन ने अपना एक एकाकी युग्म दान दे दिया है, इस कार्बन के साथ में बंध बनाया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो गया। अब यह ऋणावेश पूरी बेंजीन की वलय में अनुनाद करेगा। इसको अगर हम आगे शिफ्ट करें तो यह एकाकी युग्म बंध में परिवर्तित होगा और यह आगे वाला पाई बंध एकाकी युग्म में परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा कुछ इस तरह से। अब यह ऋणावेश आगे बंध बनाएगा और यह बंध वियोजित होकर ऋणावेश उत्पन्न करेगा। तो कुछ इस तरह से हम फिनोल की अनुनाद संरचनाएं बना सकते हैं। तो आपने देखा कि इस OH समूह के जुड़े होने के कारण इस बेंजीन की वलय में OH के सापेक्ष में आप जब देखते हैं तो ऑर्थो स्थिति और पेरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है। किसकी वजह से? इस OH समूह की उपस्थिति के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि OH समूह जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियकारी समूह है, जो कि बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। और अगर आप यह सोचें कि किसी इलेक्ट्रॉन रागी का इस रिंग के ऊपर आक्रमण यदि कराया जाए, इलेक्ट्रोफाइल अगर इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो कहां पर जाकर के वह जुड़ेगा या कहां आक्रमण करेगा, तो हम यह सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी को या इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए वो उसी जगह पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो आप अनुनाद संरचनाओं से देख सकते हैं कि इस रिंग के ऊपर ऑर्थो स्थिति और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी रहेगा वह ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ही आक्रमण करेगा। तो कुल मिलाकर के आप यह बोल सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह जुड़ा है, यह एक ऑर्थोपेरा निर्देशक समूह है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यह इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पेरा स्थिति पर भेजेगा। तो चलिए अब हम फिनोल के नाइट्रीकरण को समझते हैं। तो आपके पास यहाँ पर फिनोल का अणु है, इसकी अभिक्रिया आपने सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ कराई। सामान्यतया हम नाइट्रीकरण में यही अभिकर्मक प्रयोग करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो HNO3 की संरचना की अगर हम बात करें तो यह कुछ इस तरह से होता है। नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, यह नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा और यह एक इलेक्ट्रॉन रागी की भांति व्यवहार करेगा। और अभी हमने पढ़ा था अनुनाद संरचनाओं में कि ऑक्सीजन के एकाकी युग्म जब अनुनाद में भाग लेते हैं तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पेरा स्थिति पर कार्बन के ऊपर ऋणावेश आया और साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। चूंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश है, इसलिए यह इस ऋणावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा। तो जब यह आक्रमण करेगा तो यहाँ पर जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और क्योंकि एक पाइबंद यहाँ से वियोजित हो जाएगा तो जो बनने वाली स्पीशीज है वह नॉन एरोमेटिक बनेगी। कहने का अर्थ है जो एरोमेटिसिटी रहेगी यौगिक की,
वह खत्म हो जाएगी। तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए, वापस से एरोमेटिक स्पीशीज को बनाने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वापस से एक पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। यह H पॉजिटिव इस OH समूह के साथ में जुड़ करके H2O का निर्माण कर लेगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने सांद्र HNO3 प्रयोग किया है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे HNO3 के अणु होंगे और उनसे बहुत सारे NO2 समूह आएंगे और सभी जगह पर जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ था, जो हमने देखा था ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा था, तो सभी स्थितियों पर NO2 समूह जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस ऑर्थो स्थिति पे NO2 समूह, इस ऑर्थो स्थिति पे NO2 समूह और यहाँ पैरा स्थिति पर भी NO2 समूह। तो कुछ इस तरह से यौगिक का निर्माण होगा। तीन तीन NO2 समूह इस रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएंगे और जहां पर ये जाकर के जुड़े हैं वहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यह जो NO2 समूह था यह इलेक्ट्रॉन रागी है। इस इलेक्ट्रॉन रागी ने बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित किया और खुद जाकर के रिंग के ऊपर जुड़ गया। यह जो यौगिक बना है, इस यौगिक को हम पिक्रिक अम्ल बोला करते हैं। यह एक प्रबल अम्ल होता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन रागी ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब यहाँ पर तीन तीन NO2 समूह जुड़ गए। हमें सिर्फ एक ही स्थिति पर NO2 समूह चाहिए, सिर्फ पैरा स्थिति पे अगर NO2 समूह चाहिए तो हमें क्या करना होगा। अब हम एक काम करते हैं, जो आपने सांद्र HNO3 यहाँ पर प्रयोग किया था, इसकी जगह पर हम तनु HNO3 का प्रयोग करके देखते हैं। तो क्योंकि अब हमने डाइल्यूट HNO3 या तनु नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि विलयन में HNO3 के कम अणु उपस्थित होंगे और अगर HNO3 के कम अणु उपस्थित हैं तो यह जो इलेक्ट्रॉन रागी कैसे उत्पन्न होता है, जो हमने समझा था अभी, नाइट्रोजन से तीन तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यह नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेंगे जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा और यह बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो क्योंकि HNO3 के कम अणु हैं, इसलिए यहां से कम नाइट्रोजन अटैक करेंगे, बहुत सारे नाइट्रोजन अटैक नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है बहुत सारे NO2 समूह बेंजीन रिंग पे अब नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ एक ही NO2 समूह बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ेगा। और क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसी दो स्थितियां थी जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था, एक ऑर्थो स्थिति और एक पैरा स्थिति, इसलिए NO2 समूह के पास दो विकल्प होंगे, एक तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ने का और एक पैरा स्थिति पर जुड़ने का। तो यहां पर दो उत्पाद प्राप्त होंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। अब इन दोनों उत्पादों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? ऑर्थो उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा या पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा? और इन दोनों उत्पादों का पृथक्करण कैसे होगा? इन दोनों चीजों को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इनकी संरचना एक बार बनाते हैं। यह आपके पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, OH के सापेक्ष में NO2 समूह ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH के सापेक्ष में NO2 समूह पैरा स्थिति पे जुड़ा है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। पैरा वाले उत्पाद की अगर बात करें तो एक और पैरा वाला उत्पाद अगर हम बनाएं, और यहाँ पर आप अगर देखें एक और उत्पाद या एक और अणु मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप देखें इस एक ही अणु में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। इस कारण से इस तरह का हाइड्रोजन बंध पैरा वाले उत्पाद में बनना संभव नहीं है। हमने यहाँ पर पैरा वाले उत्पाद का एक और अणु बनाया। अब आप अगर देखें तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य यहाँ हाइड्रोजन बंध बनेंगे, इसी तरह से नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन बनेंगे। आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो हाइड्रोजन बंध हमने बनाया है वह एक ही अणु के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पैरा वाले में अगर आप देखें तो हमने दो अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया है। तो जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य बना हुआ होता है तब हम उसे अंत आणविक हाइड्रोजन बंध कहा करते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बोला करते हैं। और जब दो अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तब हम उसे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं।
दोनों का अलग अलग महत्व है। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड से अणु में स्थायित्व बढ़ता है, जबकि इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड से पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि यहां पर भिन्न अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, और भिन्न अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल बढ़ गए तो इनको अलग करना अत्यधिक कठिन होगा, जिस कारण से इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों उत्पादों में से मुख्य उत्पाद कौन होगा, तो जैसा कि हमने बोला कि अंत आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग से अणु का स्थायित्व बढ़ता है, और क्योंकि अधिक स्थायी अणु ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ऑर्थो वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा और पैरा वाला उत्पाद कम मात्रा में बनेगा, जिसे हम अल्प उत्पाद या माइनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब इन दोनों के पृथक्करण की अगर बात करें तो जैसा हमने बोला कि इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग के कारण पैरा वाले उत्पाद का क्वथनांक अधिक होगा और ऑर्थो वाले का क्वथनांक कम होगा। तो जब हम इनके मिश्रण को गर्म करेंगे तो इसमें से आसानी से कौन वाष्प बना लेगा? ऑर्थो वाला, क्योंकि इसका क्वथनांक कम होगा, यह अधिक वाष्पशील होगा। इसकी वाष्प को हम अलग करके ठंडा कर लेंगे। इस तरह से इसे पृथक किया जाता है। चलिए, तो पिछली अभिक्रिया में हमने देखा कि ऑर्थो वाला उत्पाद जो था वो मुख्य उत्पाद था। अगर हमें पैरा वाले उत्पाद को या पैरा नाइट्रोफिनोल को मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित करना है तो वह कैसे करेंगे? हम फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा देते हैं। नाइट्रस अम्ल की संरचना कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर भी नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जो कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश उत्पन्न होगा। यह नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा और यहां से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। वह हाइड्रोजन इस OH समूह के साथ में जुड़ के जल का निर्माण कर लेगा। कहने का अर्थ है यह जो एनो समूह है यह जाकर के बेंजीन की वलय पर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण होगा। अभी यहाँ पर एनो समूह जुड़ा है, हमें इसको परिवर्तित करना है NO2 समूह में। तो इस परिवर्तन के लिए हम वापस से इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। वो नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक अम्ल होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है, जो कि इस एनो समूह को NO2 में परिवर्तित कर देगा। तो इस तरह से हम मुख्य उत्पाद पैरानाइट्रोफिनोल बना सकते हैं। आप यह यहाँ पर सोच सकते हैं कि यह एनो जो है यह ऑर्थो स्थिति पर क्यों नहीं जुड़ा। तो इसको समझने के लिए आप दोनों समूह की संरचना देखें। यह एनो समूह की संरचना और यह NO2 समूह की संरचना। जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो एनो आक्रमण कर रहा है। जब हमने नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराई थी तो नाइट्रोनियम आयन ने, या आप बोल सकते हैं NO2 समूह ने आक्रमण किया था। यह ऋणावेश इस उप सहसंयोजक बंध की वजह से होता है। यह वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन रागी है जिसे हम NO2 पॉजिटिव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा था कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश उत्पन्न होता है और फिर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण करता है। तो क्योंकि एनो जब यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो इस ऑक्सीजन और फिनोल की ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर त्रिविम बाधा होती है, प्रतिकर्षण होता है, जिस वजह से यह आसानी से ऑर्थो वाली स्थिति पर आक्रमण नहीं कर पाता। जब NO2 समूह यहाँ पर आक्रमण करता है तो ऑक्सीजन की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है फिनोल की ऑक्सीजन से, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है। और दूसरा कारण यह हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ में आसानी से हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर पाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ऑर्थो उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जबकि एनो के केस में ऑर्थो उत्पाद प्राप्त नहीं होता, ना ही यहाँ पर यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाता है, और दूसरा त्रिविम बाधा या प्रतिकर्षण होने के कारण यह आसानी से ऑर्थो स्थिति पर नहीं जा पाता। तो कुछ इस तरह से हम पैरानाइट्रोफिनोल को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।